नमस्कार, मैं निकिता जंगले विदर्भ टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है विदर्भ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल सर। सर्वप्रथम आपका विदर्भ टीवी में बहुत बहुत स्वागत। मुलाकात की ओर बढ़ते हुए मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से कोरोना की जो स्थिति है हमारे देश में, उसकी वजह से बहुत क्षेत्र में बहुत उल्टा-पातल हुई है और इसी के चर्चे में देखा जाए तो ख़ास तौर से बेरोज़गारी पे इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना के दौर में बेरोज़गारी बढ़ी है, ये बात तो इसको कोई नकार नहीं सकता, लेकिन आकलन करने के लिए वी शुड गो प्री कोविड टाइम्स, मतलब कोविड के पहले की जो परिस्थिति है उसका भी आकलन करना पड़ेगा। ये जो इंडियन इकनॉमी पे जो प्रहार हुआ है वो डीमोनेटाइजेशन के समय से शुरू हो गया। डीमोनेटाइजेशन जो हुआ, आज उसको 4 साल पूरे हो गए, तो डीमोनेटाइजेशन के इफ़ेक्ट में जो बेरोज़गारी बढ़ी थी और मार्केट से और इकनॉमी से लिक्विडिटी ख़त्म हुई थी, उससे व्यापारी और इंडस्ट्री उभरी नहीं थी कि ये कोविड टाइम्स आ गया। तो कोरोना का जो काल है और जो पेंडेमिक था वो इतना घातक रहा कि डीमोनेटाइजेशन और कोविड ये मिला के अभी मतलब तकलीफ़ के दिन और आने वाले हैं। मतलब अभी जो बेरोज़गारी है वो उससे और मतलब 4 गुना बढ़ जाएगी। अभी 7 महीने में कोई व्यापार नहीं हुआ था। ये 7 महीने का आज आप मार्केट में भीड़ देख रहे हैं, नागपुर के मार्केटों में भीड़ है, तो ये 7 महीने का व्यापार जो नहीं हुआ और जो खरीदी लोगों की पेंडिंग थी वो खरीदने के लिए लोग बाहर आए। और अभी त्यौहार है, दिवाली है, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में हलचल है। लेकिन पोस्ट दिवाली के बाद जो है मार्केट एकदम बुरी तरीके से स्लम्पिश हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा और बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। और इसके ऊपर ज़रूर कोई नीति और निर्णय गवर्नमेंट को लेना चाहिए, नहीं तो ये जो बेरोज़गारी है ये आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसी स्थिति में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और सिविल मतलब जैसे सिविल डिसोबीडियंस बोलते हैं या सिविल अनरेस्ट बोलते हैं, तो वैसी परिस्थिति नहीं आना चाहिए। सर देखिए, बेरोज़गारी ये आज की समस्या नहीं है, हर बार ये मुद्दा आता है, सरकार बदलती है लेकिन वही समस्या आती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए 2014 में जब देश ने नरेंद्र मोदी जी को पंत प्रधान चुना था और उनकी लीडरशिप में अपना ट्रस्ट और फेथ एक्सटेंड किया था, तो वो जो वोट लोगों ने दिया था वो वोट दिया गया था मोदी जी के डिटर्मिनेशन को लेके। तब उस समय ऐसा लगा कि ये एक लीडर है जिसका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग है कि वो जो बोल रहे हैं वो करेंगे, वो और वो करके दिखाएंगे। लेकिन जो करोड़ों जॉब्स की बात मोदी जी ने 2014 के इलेक्शन में की थी, अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ हो नहीं पाया और वैसा उनके पास कोई रोड मैप वो जॉब क्रिएशन का वो 2014 से 19 वाले कार्यकाल में नहीं देखने को मिला। तो अब वही जो आश्वासन उन्होंने दिया था जॉब क्रिएशन का, वो अभी वाले समय में वो पूरा कर सकते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना काल आ गया, कोरोना पैंडेमिक आ गया, तो इसमें भी वो ये टर्म में भी उनका वो जो मतलब आह्वान उन्होंने किया था वो फुलफ़िल कर पाएंगे ऐसा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि अनएम्प्लॉयमेंट को इलेक्शन का मुद्दा बना के और इलेक्शन पूर्ता उसको अपनी जीत हासिल करना और बाद में उसके ऊपर कोई काम नहीं होना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। बात की जाए नागपुर की, तो नागपुर के जो कामगार वर्ग है उनके लिए कुछ नई योजनाएं आनी चाहिए क्या? आपको क्या लगता है उसके बारे में? देखिए, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में अगर इस तरीके के कामगार
के लिए किसी प्रकार का इंसेंटिव पैकेज और जॉब क्रिएशन प्लान करेंगे, तभी जाके देश में जॉब क्रिएशन और उसका प्रारूप चेंज होगा। तो ज़रूर नागपुर में भी ऐसा कदम उठाने चाहिए। और नागपुर में बेरोज़गारी, हर शहर अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी ले कि हमारे शहर में बेरोज़गारी को हम एड्रेस करेंगे और उनको रोज़गार मुहैया कराएंगे, तो ये तभी साथी हाथ मिला के चल और वो सब एक साथ अपना अपना शहर को संभालेंगे तो पूरे देश की समस्या हल होगी। कहीं तो भी ऐसा लगता है कि कामगार वर्ग को न्याय देने के लिए सरकार कम पड़ रहा है, कहीं तो भी ऐसा लगता है क्या? देखिए, अभी कामगार वर्ग को काम देने के लिए सरकार के पास स्कीम्स है, जैसे मनरेगा है और इस तरीके की स्कीम्स है जिसके अंदर में एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दिया जाता है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भत्ता देना और मनरेगा में उनको काम दे के पैसे देना सिर्फ उससे नहीं होगा। एक परमानेंट जॉब जो है, एक परमानेंट सिक्योरिटी एक फैमिली को जॉब के माध्यम से देना बहुत ज़रूरी है। और उसमें सरकार के पास, जैसे आज अपन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में एमएसईबी में जॉब्स है, वो जॉब फुलफ़िल नहीं हुए। पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब्स है, वो जॉब्स खाली पड़े हैं, वो पूरा नहीं भरपाई हो रही है, मतलब भर्ती नहीं हो रही है। तो ऐसे गवर्नमेंट जो है मेजर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट के पास जो वैकेंसीज़ है, अगर उसको ही गवर्नमेंट भर देती है और भर्ती कर लेती है तो स्टेट का बेरोज़गारी का मुद्दा काफ़ी हद तक के एड्रेस हो सकता है। कोरोना में कई लोगों की नौकरियां गई है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के लोगों की, तो उनके बारे में सरकार से कुछ कहना चाहोगे कि इनके लिए क्या करना चाहोगे आप, ऐसा कुछ? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब जा रहे हैं उसका कारण समझना होगा। प्राइवेट सेक्टर में जॉब इसलिए बेरोज़गारी हो रही है और जॉब इसलिए मतलब छूट रहे लोगों के क्योंकि वाइबिलिटी नहीं है। इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पा रही है, ट्रेडर है तो ट्रेडिंग एक्टिविटी वाइबल नहीं है। तो जब तक सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे अलग अलग सेक्टर है, उस सेक्टर की क्या दिक्कतें हैं और उसको गवर्नमेंट ने उस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए क्या नीति बनाना चाहिए और क्या, जैसे किसी को फंडिंग की ज़रूरत है, किसी को कम इंटरेस्ट पे ज़रूरत है, किसी को बिजली की दर कम करके चाहिए, तो जो भी सेक्टर की दिक्कत है उस सेक्टर को एड्रेस करेंगे तो ज़रूर ये जॉब जो लॉस हो रहा है इसको बचाया जा सकता है। विदर्भ में युवा रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, विदर्भ में जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उस प्रकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन विदर्भ में इतने सालों में नहीं हुआ है और इसलिए विदर्भ पिछड़ा माना जाता है। और विदर्भ का जो बैकलॉग है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो या इरिगेशन का हो या कोई भी सेक्टर का हो, वो बैकलॉग पूरा नहीं हो रहा है। तो विदर्भ में जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बढ़ेगा, विदर्भ में नागपुर जो है वो एक पायलट सिटी था। विदर्भ के इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए इंजन जो था वो नागपुर था। और नागपुर में मिहान जो SEZ है वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन वो फेल हो गया। तो वो फेल क्यों हो गया इसका आकलन करना चाहिए। अब वो SEZ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये जो पॉलिसी थी ये पूरे देश में ये पॉलिसी फेल हो गई है। और जितने SEZ उस समय जब ये पॉलिसी आई थी तब रजिस्टर हुए थे तो लगभग 90% से ज़्यादा SEZ सरेंडर कर दिया स्टेटस डेवलपर्स ने। लेकिन मिहान जो है वो यहाँ पे अभी भी SEZ स्टेटस कंटिन्यू कर रहा है और फॉरेक्स पॉजिटिव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट यहाँ लगाने का विचार करते हैं मिहान के अंदर, लेकिन यहाँ पे सी पोर्ट नहीं है, लॉजिस्टिकली वाइबल नहीं है और यहाँ ऐसा कोई रॉ मटेरियल नहीं है जिसकी यूनिट यहाँ लग सकती है। तो ये मिहान का SEZ स्टेटस सरेंडर करके डोमेस्टिक इंडस्ट्री यहाँ लगे, इसके बारे में गवर्नमेंट ने विचार करना चाहिए। तो विदर्भ का इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ सकता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो विदर्भ के युवाओं को विदर्भ में ही रोज़गार मिलेगा और उनको बाहर दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
एक आखिरी सवाल सर कि इस विदर्भ टीवी के माध्यम से आप विदर्भ के युवा को क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, विदर्भ के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जॉब क्रिएशन के लिए एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। वो पॉलिटिकल विल पिछले टर्म में देवेंद्र फडणवीस जी और आदरणीय नितिन गडकरी जी के माध्यम से देखने मिला था। वो कार्य उनका पूरा नहीं हुआ जिस तरीके से वो चाह रहे थे, लेकिन अभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल विल अभी भी क्रिएट किया जा सकता है और जॉब यहाँ पे हो सकती है, लेकिन पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई में ध्यान दीजिए और अच्छी पढ़ाई अगर रहेगी तो जॉब तुम्हारे पीछे आएगी, तुमको जॉब के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। और आप सब युवाओं को मेरा ये हाथ जोड़ के नम्र विनती है कि ये कोविड टाइम्स के अंदर में आप सेफ़ रहिए, मास्क का उपयोग कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का वापर कीजिए और अपने परिवार को सेफ़ रखिए और ख़ुद का ध्यान रखिए। धन्यवाद सर। आपके विचार विदर्भ के युवा को सच में एक प्रेरित करते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। कैमरामैन रुपेश गावंडे के साथ मैं निकिता जंगले, विदर्भ टीवी नागपुर।